वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो जो टॉपिक है आज का वो है व्यक्तित्व मापन की विधियां। लास्ट जो वीडियो था उसमें भी व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ाई थी, जिनमें हम प्रक्षेपण विधियों को पूरा कर चुके हैं और आज हम अप्रक्षेपण विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधियों को समझेंगे। और इससे पहले मैं व्यक्तित्व की डेफिनेशंस और टाइप्स के ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो है अप्रक्षेपण विधियां। लास्ट वीडियो में प्रक्षेपण विधि समझी थी, थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रक्षेपण विधि क्या होता है। प्रक्षेपण विधियां वो होती हैं जिनमें व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति स्वयं न कर किसी उद्दीपक या व्यक्ति या फिर कहें कि किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, वो होती है प्रक्षेपण विधियां। और पूरी डिटेल आपको लास्ट वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। अब देखेंगे हम अप्रक्षेपण विधियां, जिन्हें हम बोलते हैं नो प्रोजेक्टिव मेथड। अप्रक्षेपण विधियां क्या होती है? इसमें जो अवलोकन होता है, मेन चीज इसमें ये है कि इसमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं, इसमें बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी अवलोकन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक या परीक्षक जो भी व्यक्ति की कहें कि उसका जो व्यक्तित्व का मापन कर रहा है, वो क्या करता है कि संश्लेषण और विश्लेषण के द्वारा उसके व्यक्तित्व का मापन करता है। यानी संश्लेषण विश्लेषण के द्वारा उसका मापन होता है और इसमें व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवलोकन किया जाता है। तो देखेंगे अप्रक्षेपण विधियों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है आत्मनिष्ठ विधि और दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि। और आत्मनिष्ठ विधियों की भी चार टाइप्स हैं: आत्मकथा लेखन विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि और व्यक्ति इतिहास विधि। फिर नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों को 5 पार्ट्स में बांटा गया है: निरीक्षण विधि, निर्धारण मापनी विधि, समाजमिति विधि, निष्पादन परीक्षण विधि और परिस्थिति परीक्षण विधि। अब ये जितने भी टाइप्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम मनोविश्लेषणात्मक विधि को जानेंगे। आत्मनिष्ठ विधियों में जो फर्स्ट विधि आती है वो है आत्मकथा लेखन विधि। इसे ये एक प्राचीनतम विधि है और इसके अन्य भी नाम है, जैसे कि अंत्यदर्शन विधि, सेल्फ ऑब्जर्वेशन विधि। वैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी मेथड। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? मतलब खुद की आत्मकथा, खुद की कथा स्वयं लिखना, वो होता है। जैसे कि ये वर्ड आया आत्मकथा, अगर हम इसे जोड़े आत्म क्या, हमारी खुद की आत्मा प्लस में कथा, कथा यानी कोई कहानी, यानी हमारे जीवन में जो जो हुआ है उसके बारे में स्वयं के द्वारा लिखना, वो होती है आत्मकथा। अब बात आती है कि इसके प्रवर्तक कौन है, ये जो विधि है वो ये मेथड किसने दिया? तो वो दिया वुंट और टिचनर ने। जो वुंट और टिचनर है उन्होंने ये मेथड दिया था। ये एक प्राचीनतम विधि है, यानी प्राचीन में जो साधु संत लोग होते थे वो इस विधि का यूज करते थे, तो ये एक प्राचीनतम विधि है, ओल्ड मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो परीक्षक होता है या फिर कह सकते हैं जो अध्ययनकर्ता होता है, जो वो जिस व्यक्ति का या बालक का अध्ययन कर रहा होता है, उसको कुछ निर्धारित शीर्षक होते हैं, उनके अंदर वो अपनी जीवन की घटना या फिर कह सकते हैं जीवन के संस्मरण लिखने को कहा जाता है। और वो बालक या व्यक्ति अपने जीवन की घटना और संस्मरण को लिखता है। फिर जो अध्ययन करता है या फिर परीक्षक होता है वो उनका अवलोकन करता है, उसे पढ़ता है और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के गुण और अवगुणों के बारे में जानता है। तो यहाँ पर ये जो है वो है अप्रक्षेपण विधि, जिनमें पहला था हमारा आत्मनिष्ठ विधि, उसका फर्स्ट पार्ट है आत्मकथा लेखन विधि। फिर सेकंड हम देखेंगे प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि परिसूची विधि या इसे कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कागज दे दिया जाता है, एक पेंसिल दे दी जाती है और व्यक्ति से उत्तर लिखवाए जाते हैं, तो वो होता है कागज पेंसिल विधि। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है सुकरात, यानी जो प्राचीन काल में जो इस विधि को लाया गया एज ए, हम कहें कि समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग तो इसके प्रवर्तक सुकरात है, लेकिन अगर कहें मनोविज्ञान में इस विधि से जो परिचय करवाया या फिर इस विधि की जो शुरुआत कराई वो कराई वुडवर्थ ने। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसके प्रवर्तक सुकरात है, लेकिन मनोविज्ञान में इस विधि को लाने वाले हैं सुकरात वुडवर्थ। अब ये जो प्रश्नावली विधि होती है इसमें क्या होता है, देखिए एक तो होता है प्रश्नावली जिसे हम इंग्लिश में क्वेश्चनरी कहते हैं, एक होता है प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर। तो ये दो अलग अलग है। प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि परीक्षक या जो अध्ययन करता है उसका वहां होना अनिवार्य नहीं है, यानी एक समय में बहुत सारे लोगों को प्रश्नावली दे दी जाती है
और वो अपने उस अकॉर्डिंग आंसर्स उसमें टिक करते हैं या फिर लिखते हैं और उसके आधार पे उसके व्यक्तित्व के गुणों का निर्धारण किया जाता है। ये तो हो गई प्रश्नावली। अब बताते हैं कि प्रश्नोत्तर क्या है। प्रश्नोत्तर में जो परीक्षक है उसका होना अनिवार्य है, क्योंकि क्या होगा कि उसमें जो परीक्षक और जो उस परीक्षा को दे रहा है, यानी जो अन्य बालक या जिसे हम परीक्षार्थी कह सकते हैं, बालक या व्यक्ति, वो भी सामने बैठता है, परीक्षक क्वेश्चंस पूछता है और बालक आंसर देता है। तो वो तो हो गई प्रश्नोत्तर विधि। लेकिन प्रश्नावली ये अलग है। प्रश्नावली में परीक्षा के अध्ययनकर्ता का होना अनिवार्य नहीं होता है। इसमें एक साथ कई व्यक्तियों का, यानी कह सकते हैं हजारों लाखों व्यक्तियों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। तो ये होती है प्रश्नावली विधि। और ये जो विधि है वो 4 टाइप्स, 4 प्रकार के इसमें प्रश्न होते हैं। एक तो होते हैं बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें बंद या प्रतिबंधित टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो यानी क्लोज्ड क्वेश्चंस, वो कैसे होते हैं, जिसमें खाली हमें हाँ या नहीं, सही या गलत ऐसे आंसर देना होता है। कि जैसे कि क्या आप खाना खाते हो, तो हाँ या नहीं में आंसर देना होता है, मतलब जस्ट एन एग्जांपल है ये। दूसरा है फिर खुली प्रश्नावली, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, मुक्त, जिन्हें हम मुक्त अंत क्वेश्चंस कहते हैं, वो होती है खुली प्रश्नावली। जैसे कि आपने निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर तो दिए ही होंगे, तो वो जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि 100 वर्ड्स दे दे कि 100 वर्ड्स के अंदर अपने क्वेश्चंस का तुम्हें आंसर देना है, तो उसमें जो अपन आंसर लिखते हैं वो पूरे गिन के 100 वर्ड्स तो लिखते नहीं है, 100 के 110, 150 भी हो जाते हैं और कभी कम भी रह जाते हैं, और सबके उसमें व्यूज अलग अलग होते हैं। तो वो क्या होती है, खुली प्रश्नावली। फिर आता है सहचित्र प्रश्नावली। सहचित्र प्रश्नावली में क्या होता है, जो प्रश्न होता है वो चित्र के अनुसार होता है, कि आपको कोई एक चित्र दे दिया गया है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। फिर आती है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में क्या होता है, बंद प्रश्न, खुले प्रश्न और सहचित्र प्रश्न, तीनों का जो मिश्रण होता है वो होती है मिश्रित प्रश्नावली। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है ये 4 प्रकार की होती है। और नेक्स्ट है हमारी साक्षात्कार विधि, यानी इंटरव्यू मेथड। अब देखिए साक्षात्कार, यानी जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के हम टुकड़े करें तो क्या बनेगा, इंटर प्लस में व्यू। इंटर यानी आंतरिक और व्यू यानी अवलोकन, यानी कह सकते हैं साक्षात्कार विधि क्या होता है, एक तरीके से आंतरिक अवलोकन करना, व्यक्ति के गुणों का आंतरिक अवलोकन करना। व्यू यानी अवलोकन करना। जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक मुझे व्यू दे रहे हो, यानी अवलोकन कर रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो वो हो गया इंटरव्यू, यानी आंतरिक अवलोकन, यानी व्यक्ति का अंदर से, उसके अंदर से जो उसके अंदर गुण है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उनका अवलोकन करना। इसमें जो एक महत्वपूर्ण कथन दिया है वो कथन दिया है डार्ले ने। डार्ले ने कहा है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है। उद्देश्यपूर्ण शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण कैसे, क्योंकि जब 2 व्यक्ति बैठते हैं आपस में, जो एक बातचीत होती है तो वो उद्देश्यपूर्ण ही होती है। ऐसे नहीं कि यूं ही हंसी मजाक के लिए तो इंटरव्यू नहीं होता है, एक उद्देश्य होता है इंटरव्यू के पीछे। तो इसलिए डार्ले का कथन है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है, एक महत्वपूर्ण कथन है ये। फिर बात आती है साक्षात्कार विधि में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, जिसमें हम एक कह सकते हैं, एक तो होता है परीक्षण कर्ता और एक परीक्षण दाता, या फिर कह सकते हैं साक्षात्कार कर्ता और साक्षात्कार दाता, यानी एक तो जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है। तो इस तरीके से 2 व्यक्ति तो अनिवार्य है ही इसमें। फिर इसमें जो प्रश्न और जो समय सीमा होती है वो अनिश्चित होती है, मतलब ऐसे नहीं होता है कि 5 मिनट का तुम्हारा इंटरव्यू होगा, 10 मिनट का, क्योंकि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी समय सीमा और जो क्वेश्चन है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है। फिर बात आती है कि जो ये साक्षात्कार विधि है ये 3 प्रकार की होती है, यानी 3 तरीके के साक्षात्कार होते हैं, जिनमें फर्स्ट जो आता है वो है नियंत्रित या औपचारिक साक्षात्कार, यानी कह सकते हैं फॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है कि पहले से ही आपको क्वेश्चंस हो गए या प्रश्नों का पैटर्न हो गया, तरीका हो गया, वो सब पहले से ही निर्धारित होता है, यानी पहले से ही निर्देशित होता है कि आपको एक निर्देश या कोई पेपर दे दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके का पैटर्न होगा। तो जो पहले से ही निर्देशित होता है वो क्या होता है, नियंत्रित, निर्देशित, या फिर कह सकते हैं औपचारिक साक्षात्कार। फिर सेकंड आता है अनियंत्रित औपचारिक साक्षात्कार, और सॉरी अनौपचारिक, मैंने यहाँ गलती से औपचारिक लिख दिया है, ये अनौपचारिक है, अनौपचारिक साक्षात्कार।
अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि ना तो आपको क्वेश्चंस के पैटर्न का, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने समय में होगा, कुछ भी आपको पता नहीं होता है। बस ये कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यू वाला क्या पूछेगा उसमें कुछ निर्धारित, कुछ निर्देशित नहीं होता है, यानी अनियंत्रित, अनिर्देशित भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा अनौपचारिक साक्षात्कार। फिर नेक्स्ट आता है समाहार साक्षात्कार। इसमें ये जो दो हैं, इन दोनों के गुण इसमें होते हैं समाहार साक्षात्कार में। जैसे कि कुछ निर्देश तो निर्धारित होते हैं, कुछ प्रश्नों का पैटर्न तो निर्धारित होता है, लेकिन पूर्णतः सारी चीजें निर्धारित नहीं होती है। तो वो कैसा हो गया, समाहार यानी मिला जुला इंटरव्यू। यानी इसमें आपको पता होगा कि शायद ये वाली चीजें आ सकती हैं और ये वाली चीजें नहीं भी आ सकती, मतलब तो दोनों की क्वालिटी इसमें आ जाती है। तो वो होता है हमारा समाहार साक्षात्कार। नेक्स्ट मेथड है हमारा व्यक्ति इतिहास विधि, जिसे हम केस स्टडी मेथड भी कहते हैं, और इसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन। इसके प्रवर्तक हैं। ये जो विधि है, अब देखिए नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति इतिहास यानी व्यक्ति का इतिहास। इतिहास क्या होता है, व्यक्ति के पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं, पूर्व में जो उसके संस्मरण है, घटनाएं, उनका अध्ययन करना, उसका स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें जो स्पेशली स्टडी की जाती है वो उन बच्चों पे की जाती है जो कि एक तरीके से अपराधी बालक होते हैं। अपराधी बालकों के ऊपर स्टडी किया जाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है अपराधी बालक में कैसे बालक आएंगे, जैसे कि चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले, या फिर कहीं स्कूल से भाग जाने वाले, जो ऐसे बालक हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों करते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनके कारणों का पता लगाया जाता है। तो उसके लिए व्यक्ति इतिहास विधि यूज में लाई जाती है। और अपराधी बालकों के अध्ययन के लिए जो विधि है, केस स्टडी, सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्यक्ति इतिहास विधि में क्या किया जाता है, जो बच्चे के माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, या फिर कह सकते हैं सगे संबंधी, आस पड़ोस में रहने वाले लोग, उसके समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे जाकर उस बच्चे के बारे में जानकारी ली जाती है। यानी उनसे जाकर क्वेश्चंस किए जाते हैं, और जो उनके द्वारा डाटा या फिर कहें तथ्य, फैक्ट्स प्राप्त होते हैं, जो संदर्भ प्राप्त होता है, उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि किस वजह से बच्चा अपराधी बालक बन गया। यानी कौन सी ऐसी कमी बच्चे के जीवन में आई जिसकी वजह से वो अपराध की ओर मुड़ गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे के मनोवैज्ञानिक जो रोग हैं उनका पता लगाया जाता है। अब इधर बात आती है कि किसी भी बच्चे के मनोवैज्ञानिक रोग या कहें कि किसी भी अपराध के कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है निदानात्मक, यानी निदान हम कह सकते हैं। और उन कारणों का पता लगाकर उन कारणों को जो दूर किया जाता है, तो कारणों को जो दूर किया जाता है वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा उपचारात्मक। यानी कह सकते हैं कि उपचार किया जाता है। कारणों को दूर करना कहलाएगा उपचार, और कारणों का पता लगाना कहलाएगा निदान। चूंकि उपचार निदान हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इधर एक चीज आई थी, बात आई थी कि मनोवैज्ञानिक रोगों का पता लगाना, तो इसे हम वैसे क्या कहेंगे, निदान। यानी कह सकते हैं कि निदानात्मक जो विधि है उनमें जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है व्यक्ति इतिहास विधि। यानी व्यक्ति के इतिहास को जानकर उसके व्यवहार, उसके अध्ययन, और किस वजह से वो अपराधी बना, उसके कारणों का पता लगाना, फिर उन्हें दूर करना। तो ये है हमारी व्यक्ति इतिहास विधि। तो इस तरह हमने 4 आत्मनिष्ठ विधियों को जाना, आत्मलेखन विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि। ये थी हमारी आत्मनिष्ठ विधि। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारी निरीक्षण विधि, जिसे हम वही दर्शन विधि कहते हैं, अवलोकन विधि भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके जो प्रवर्तक या फिर कहें जो इसका प्रतिपादन किया वो किया वॉटसन ने इसका प्रतिपादन किया। अब बात आती है कि निरीक्षण, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति या बालक है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या फिर कहें कि व्यक्ति या बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, कि पता लगाया जाता है कि जो बालक है उसका व्यक्तित्व कैसा है। यानी जिसका परीक्षण किया जा रहा है उसके व्यक्तित्व के गुणों के बारे में जाना जाता है, उनको मापा जाता है। अब बात आती है वही दर्शन क्या होता है, यानी जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं वही दर्शन, या फिर कह सकते हैं कि वही दर्शन विधि। यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन या निरीक्षण, तो वो क्या होगा, वही दर्शन।
फिर आता है कि इसमें जो व्यक्ति है उसका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उसकी अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशंस में उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है और फिर उस आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि उस बच्चे का या फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। और इसमें क्या होता है, जो पागल व्यक्ति हो गए यानी जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का, या जानवर हो गए, छोटे बच्चे हो गए, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जानवर, छोटे बच्चे या मेंटली डिस्टर्ब जिन्हें हम पागल व्यक्ति बोलते हैं, ऐसे लोगों का इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है, निरीक्षण विधि। अब इसके दो प्रकार है, एक तो है घोषित या औपचारिक और दूसरा है अघोषित या अनौपचारिक। अब घोषित और औपचारिक में क्या होता है, घोषित या औपचारिक जो निरीक्षण होता है वो कैसा होता है, इसमें पहले से ही यानी पूर्व में बता दिया जाता है कि भाई निरीक्षण होने वाला है। और इसमें अघोषित या अनौपचारिक में क्या होता है कि बताया नहीं जाता है, मतलब जिसका निरीक्षण हो रहा होता है उसे पता नहीं होता है कि उसका निरीक्षण होगा, यानी अकस्मात निरीक्षण, यानी उसका बॉडी लैंग्वेज का निरीक्षण या फिर वो जिस तरीके का भी निरीक्षण करना है परीक्षक को, उस तरह का अकस्मात निरीक्षण किया जाता है। तो इस तरीके से दो होते हैं, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल कह सकते हैं, या घोषित अघोषित, यानी पहले ही घोषित कर दिया जाता है और फिर अघोषित में घोषित नहीं किया जाता है। फिर सेकंड आती है हमारी समाजमिति विधि, जिसे हम बोलते हैं सोशल ग्राम मेथड। इस विधि में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रवर्तक है जे.एल. मोरेनो, ये है जैकब मोरेनो, ये है इनके प्रवर्तक। और ये जो मेथड आया वो आया 1934 में। ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाजमिति विधि के प्रवर्तक मोरेनो है और ये विधि कब आई, 1934 में। ये विधि में सिर्फ इतना है कि जो बालक है उसमें उसका जो समाज यानी कोई जो बालक है, व्यक्ति है जो कि एक समाज में रहता है, तो उसके सामाजिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है। यानी कह सकते हैं जो परीक्षक या अध्ययन करता है वो समाज में जाकर उस बच्चे के, समाज के लोगों से क्वेश्चंस पूछ के उस बच्चे के समाज में कैसा व्यवहार है, यानी उसके सामाजिक गुण कैसे हैं, यानी सोशल क्वालिटी, मतलब सोशल में वो कैसा दिखावा, कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, उस तरह से उसके गुण, क्वालिटीज का मापन किया जाता है समाज के लोगों से पूछकर। तो ये होती है हमारी समाजमिति विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों में जो हमारा अगला मेथड है, अगली विधि है, वो है निर्धारण मापनी विधि, जिसे हम बोलते हैं रेटिंग स्केल मेथड। और इसके प्रवर्तक कौन है, लिंकर्ट एंड थर्स्टन, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया, लिंकर्ट एंड थर्स्टन ने। अब देखिए रेटिंग स्केल, रेट करना, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हम कोई वीडियो देखते हैं या फिर तो हम क्या करते हैं, चीजों को रेट करते हैं। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो वो कैसा लगा हमें, तो हम 5 स्टार की जो रेटिंग होती है उसमें हम 1 स्टार, 2 स्टार, अगर ठीक ठीक है तो 3 स्टार, बहुत अच्छा है तो 4 स्टार, और एकदम में टॉप क्लास क्वालिटी का तो 5 स्टार। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। तो ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर जो रेटिंग करनी है, यहाँ पर जो निर्धारण करना है वो किसका करना है, किसी व्यक्ति या बालक के ईमानदारी, यानी उसकी क्वालिटीज, उसकी डिसक्वालिटीज जो भी है, मतलब क्वालिटी और डिसक्वालिटी दोनों होती है व्यक्ति में, तो उसके जो गुण अवगुण है उनका क्या करना, रेटिंग करना, उसके व्यक्तित्व का मापन करना, किसके द्वारा, रेटिंग के द्वारा। तो वो हम कैसे करते हैं कि जो क्रम निर्धारण मापनी है उसके द्वारा, क्रम निर्धारण मापनी क्या होता है, मतलब वही क्रम, ऑर्डर के द्वारा हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। जो परीक्षक करता है, अध्ययन करता है, वो क्या करता है, आंकड़े एकत्रित करता है क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा, और उसके आधार पर व्यक्ति का निर्धारण करता है, उसके गुणों का रेटिंग करता है वो। अब देखिए एक होता है पंच बिंदु मापनी, जिसे हम बोलेंगे 5 पॉइंट स्केल। 5 पॉइंट स्केल के द्वारा क्या होता है, व्यक्तित्व के गुण या जो उसकी विशेषताएं हैं उनको व्यक्त करते हैं। कैसे, मान के चलिए उदाहरण के तौर पे समझिए कि राम सत्य बोलता है, राम सत्य बोलता है, ये हमारा एग्जाम्पल है कि राम सत्य बोलता है। अब ये पंच बिंदु मापनी जो 5 पॉइंट स्केल है उसमें इस तरीके से पॉइंट होंगे 5 कि सर्वदा, प्राय, कभी कभी, बहुत कम या कभी नहीं। तो सबसे ज्यादा मत जिस भी पॉइंट को प्राप्त होंगे इस मापनी में, जो सबसे ज्यादा पॉइंट पर मत प्राप्त होंगे, मान के चलिए कि
20% लोगों ने कहा कि नहीं कभी नहीं बोलता, 20% ने कहा कि हमेशा बोलता है, और लेकिन 70% ने कहा कि कभी कभी बोलता है। तो इधर सबसे ज्यादा मत किसको प्राप्त हुए? कभी कभी वालों को। यानी तो 70% के आधार पर निकाला जाएगा कि राम सत्य बोलता है मगर कभी कभी, क्योंकि जिस भी बिंदु को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के गुण या विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? पंच बिंदु मापनी के द्वारा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा, या फिर जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर हमने 50% दे दिया, इधर 25%, इधर 25% से ज्यादा, इधर 50%, इधर 50% से ज्यादा, और इधर 100%। इस हिसाब से भी मतलब इनको बदल के इस हिसाब से भी रेटिंग कर सकते हैं। अब जो रेटिंग जो होती है यानी निर्धारण जो मापनी होती है, इससे व्यक्ति या बालक उसकी जो गुण या विशेषताएं उनको हम व्यक्त करते हैं किसके द्वारा? रेटिंग के द्वारा। अब ये जो किया जाता है वो 6 प्रकार का होता है, यानी जो ये मापनी होती है, ये जो स्केल होती है, ये जो मेथड है वो 6 तरीके का होता है, 6 प्रकार का, जिसमें चेक लिस्ट मापनी। चेक लिस्ट में क्या होता है कि एक पूरी चेक लिस्ट बनी होती है और ये जाना जाता है कि हाँ ये बच्चा ये कार्य करता है, यस, ये नहीं करता है, यस। तो ऐसे चेक 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 हम टिक लगाते जाते हैं, तो वो हो गया चेक लिस्ट। फिर आता है आंकिक निर्धारण, अंक के आधार पर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम इधर लिख दें 2, 5, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, तो किस मत पर यानी किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए उसके आधार पर, अंक के आधार पर निर्धारण होगा। फिर होता है ग्राफिक मापनी, यानी ग्राफ पेपर पर इस तरीके से बना दिया जाएगा कि भाई कम ज्यादा, इस तरीके से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, और उस आधार पे उसका निर्धारण होगा। फिर आता है क्रमिक क्या होता है? ऑर्डर, यानी 1, 2, 3 पर आरोही और अवरोही क्रम का जो होता है उसके आधार पर निर्धारण होगा। फिर आता है स्थिति निर्धारण, यानी इसकी जो सिचुएशन, यानी ऐसे दो स्थितियां जितनी भी जो भी सिचुएशंस होंगी वो दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग उसके गुणों का निर्धारण होगा। फिर होता है बाह्य चयन निर्धारण। बाह्य चयन निर्धारण क्या होता है? ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उसके द्वारा उसके गुणों का निर्धारण किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 प्रकार की है, चेकलिस्ट, आंकिक, ग्राफिक, क्रमिक निर्धारण, स्थिति निर्धारण और बाह्य चयन निर्धारण। तो उसके आधार पर व्यक्ति को रेटिंग दी जाती है, उसके आधार पर उसके गुण और विशेषताओं का निर्धारण किया जाता है। हमारा नेक्स्ट मेथड है निष्पादन परीक्षण विधि, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट मेथड। अब देखिए निष्पादन को क्या कहा गया है? परफॉर्मेंस, यानी एक शब्द से ही समझ में आना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किसने किया। तो इसका प्रयोग जो किया वो किया हॉटसॉन और मैंने किया, हॉटसॉन और मैंने। और किस लिए किया? ईमानदारी के मापन के लिए हॉटसॉन और मैंने निष्पादन परीक्षण का प्रयोग किया। अब देखिए जैसे कि परफॉर्मेंस क्या होता है? वैसे तो इसमें निष्पादन लिखा हुआ है, लेकिन परफॉर्म करना, जब हम किसी कार्य को परफॉर्म करते हैं तो उस जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, उसी के आधार पर क्या होता है, यहाँ पर बालक या व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। ये तो हो गया शॉर्टकट में। और ये जो एक विधि है वो एक व्यवहारिक विधि है, इसलिए इसे व्यवहार परीक्षण विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति या बालक है उसको कोई कार्य दिया जाता है और फिर उसके निष्पादन के आधार पर, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसके जो व्यक्तित्व के गुण हैं उनका अध्ययन किया जाता है, पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति या बालक का व्यक्तित्व कैसा है, यानी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, कैसे उसे कोई कार्य दिया जाता है, फिर उसके निष्पादन के आधार पर यानी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसके व्यक्तित्व को मापा जाता है। तो कह सकते हैं कार्य, निष्पादन और मूल्यांकन के थ्रू ये कार्य होता है। किसमें? निष्पादन परीक्षण। इसका इंग्लिश नेम जरूर याद कर लेना कि निष्पादन को हम क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस। नेक्स्ट और आखिरी जो विधि है हमारी वो है परिस्थिति परीक्षण विधि, जिसे हम कहेंगे सिचुएशन टेस्ट मेथड। अब इसमें क्या है, ये जो निष्पादन परीक्षण है उसी के लगभग समान है कि इसमें भी व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है और उसे कोई टास्क दिया जाता है, लेकिन जो डिफरेंट है वो क्या है, यहाँ पर व्यक्ति के या बालक के लिए एक परिस्थिति पैदा की जाती है, एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम परिस्थिति यानी एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है और तब उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको उसी तरीके से कार्य दिया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट हो रखी होती है उसका बालक को पता नहीं चलने दिया जाता है, मतलब उसे पता नहीं चलता है कि ये सब आर्टिफिशियल सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट की गई है। इस तरीके से इस विधि के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। फिर कृत्रिम परिस्थिति से क्या होता है कि जो व्यक्ति या बालक है उसके धैर्य, साहस, ईमानदारी या फिर कह सकते हैं उसकी लीडरशिप, ये सारे जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उनके बारे में पता चलता है, क्योंकि वहां पर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती है कि उसके आधार पर बच्चा कैसा परफॉर्मेंस दिखाएगा, कैसा वो कार्य करेगा, और उसी के आधार पर फिर उसका व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो इस तरह वस्तुनिष्ठ विधि जो थी, प्रक्षेपण विधि की वस्तुनिष्ठ विधि के जो 5 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट किए, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन मेथड, रेटिंग स्केल मेथड, सोशल ग्राम मेथड, परफॉर्मेंस टेस्ट मेथड और सिचुएशन टेस्ट मेथड को, तो अप्रक्षेपण विधियों के बाद जो व्यक्तित्व के मापन की विधियां आती है 3rd नंबर पे, वो है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी एक पुनर्बलन और फीडबैक मिलता है। और एक लाइक में आपका ज्यादा समय भी नहीं जाने वाला है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा तो आप भी हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि 3rd जो विधियां हैं वो है मनोविश्लेषणात्मक, जिन्हें हम कहते हैं साइको एनालिसिस मेथड। ये 3rd यानी प्रक्षेपण, अप्रक्षेपण और 3rd नंबर पे आती हैं अब मनोविश्लेषणात्मक विधियां। जैसे कि पता होगा आपको कि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो है सिगमंड फ्रायड का। ये है मनोविश्लेषणात्मक विधियां, जिनके 2 टाइप्स बताए गए हैं। एक तो है मुक्त साहचर्य परीक्षण और दूसरा है स्वप्न विश्लेषण विधि। तो इस तरीके से 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं, मुक्त साहचर्य परीक्षण। ये दिया फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने ये दिया था परीक्षण। और ये जो परीक्षण है वो मुख्यतः जिनके लिए उपयोगी है या जिनके लिए प्रयोग में लाया जाता है वो है मानसिक रोगी। मानसिक रोगियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब बात आती है कि मुक्त साहचर्य परीक्षण है क्या, इसमें क्या किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बालक या जो व्यक्ति है उसको अर्धचेतन अवस्था यानी सब कॉन्शियस वाली सिचुएशन में लाया जाता है। पहले उसे सम्मोहित किया जाता है, फिर सब कॉन्शियस वाली सिचुएशन में लाया जाता है और फिर उसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उससे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या होता है, इसकी जो अंतर्मन में जो छुपी भावनाएं या फिर कह सकते हैं जो दबी भावनाएं हैं उसके अंतर्मन में या अचेतन मन में, वो सब क्या है, उभर के आती हैं। मतलब जब उससे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो सबकॉन्शियस की हालत में जो आंसर देता है वो उसके अंतर्मन की दबी भावनाएं होती है। फिर इससे जो क्वेश्चंस के जो वो आंसर देता है उसके आधार पे उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। उसके जो रोग हैं, अगर वो मानसिक रोग है तो उसके कारणों का पता लगाया जाता है। ये जो परीक्षण है वो मनस्तापी और कुसमायोजित बालकों के निदान और उपचार के लिए बहुत उपयोगी है। कुसमायोजित बालक हम कह सकते हैं कि जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि क्लास में जिनको समायोजन में दिक्कत होती है, तो ऐसे बालकों के अध्ययन के लिए मुक्त साहचर्य परीक्षण बहुत उपयोगी है। तो ये हुआ हमारा मुक्त साहचर्य परीक्षण। अब सेकंड आता है स्वप्न विश्लेषण। अब देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, स्वप्न विश्लेषण यानी सपनों का विश्लेषण करना। विश्लेषण क्या होता है, वर्णन करना। तो इसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति से उसके स्वप्नों का वर्णन करवाया जाता है, उससे सपनों का विश्लेषण करवाया जाता है। यानी इस विधि में क्या होता है कि जब व्यक्ति से उसके सपनों का वर्णन करवाया जाता है तो उन सपनों के आधार पर उसकी जो अतृप्त इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो कि उसकी पूरी नहीं हुई या फिर जिन इच्छाओं में कुछ बाधाएं आ गई हैं, यानी इच्छाएं पूर्ति होने में कुछ बाधक तत्व बने हुए, कुछ बैरियर्स आ गए हैं, उनके बारे में पता लगाया जाता है। तो इससे क्या है, व्यक्तित्व का पता चलता है, व्यक्तित्व का मापन किया जाता है स्वप्नों के आधार पर कि जो व्यक्ति के अंदर के यानी स्वप्नों से वो ही आते हैं। ज्यादातर हम जब डिप्रेशन में होते हैं, हमें कोई तनाव है या फिर हमें उसी तरीके के जब एग्जाम्स होते हैं तो हमें एग्जाम्स वाली सपने आते हैं कि मतलब एग्जाम में मेरा क्वेश्चन रह गया या फिर मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो उसके आधार पर मतलब हमारे अंदर जो चल रहा होता है वो ही ज्यादातर हमारे सपनों में आता है। कहते हैं ना, जो हम रात में सोचते रहते हैं वही हमें सपने में दिख जाता है। तो यानी स्वप्नों के आधार पर स्वप्नों का वर्णन करवाया जाता है और उसकी जो इच्छाएं उनमें वो पूर्ति क्यों नहीं हुई है, उनमें क्यों क्या क्या बाधाएं आ गई हैं, उन सब का पता लगाया जाता है, यानी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो मनोविश्लेषणात्मक विधि थी, इसके ये 2 टाइप, मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण विधि।
और इस तरीके से हमारे लास्ट वीडियो में हमने प्रक्षेपण विधियों के बारे में जाना और इस वाले वीडियो में हमने अप्रक्षेपण विधियां और मनोविश्लेषणात्मक विधियों के बारे में जाना और व्यक्तित्व के मापन की पूर्णतया विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व के सिद्धांत देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह फीडबैक हमें अच्छा मिलेगा तो हम भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।